हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, बिंदास, झकास होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो मेरे बगल में कुर्सी क्यों लगी हुई है और हम ऐसे क्यों बैठे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरा दोस्त ऋतिक। वो बताएगा अगर आपको यूके जाना हो या कनाडा जाना हो या कहीं पर भी अब्रॉड स्टडी के लिए जाना हो तो क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। तो स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों के साथ ऋतिक। आ जा भाई। और भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई। तो भाई जा रहा है लंदन, यूके। कॉलेज का नाम है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये ऑलमोस्ट रैंक 16 में आती है लंदन के। अगर आप कॉलेज की लिस्ट देखते हो तो रैंक 16 का कॉलेज है, तो काफी अच्छा कॉलेज है। ये बात तुम्हें पता थी? भाई मैं को भी नहीं पता थी। ये मैंने कल ही रिसर्च करा था और ये मुझे पता चला था, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अब हमें पता नहीं है कि यार, जैसे मैं अगर प्लान करूँ जाने के लिए कहीं अब्रॉड तो क्या सोचूंगा। जैसे मुझे तो कोर्स भी नहीं पता क्या करना चाहिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और अब पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचूंगा होपफुली। तो कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या क्या क्राइटेरिया लूँ जिससे मैं सिलेक्ट करूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। भाई का एक्सपीरियंस सुनते हैं। आज भाई को घर बुलाया था, सोचा कुछ टाइम स्पेंड करें, मेमोरीज बनाएं। मेरा स्कूल फ्रेंड है भाई मैं क्लास 8 में से इसके साथ हूँ। हाँ, क्लास 8 में ज्वाइन किया था भाई ने, और फिर 11-12 में भाई ने स्ट्रीम ले ली थी साइंस जी। तो सेक्शन अलग हो गए थे, कॉमर्स साइंस, बट कॉमर्स साइंस भाई तो चलो अब बता भाई क्या सीन है। बच्चे लोग बैठते हैं, एकदम फेवरेट है। हाँ भाई ये सबसे पहली बात तो होती है कि तेरे को कोर्स डिसाइड करना होता है कि अगर मान लो तुम कॉमर्स साइड के हो तो देखो तुम्हारा मैनेजमेंट में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो बाहर जाके। तो वेरियस कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले काम होता है, अगर मास्टर्स करनी है बाहर तो तुमको अपना कोर्स डिसाइड करना होता है। ओके। एक बार तुमने कोर्स डिसाइड कर लिया, फिर डिसाइड कर कंट्री कौन सी जानी है। क्योंकि हम ये यूजुअली जब ये सर्च करते हैं कि एमबीए करना है तो हम ये देखते हैं कि एमबीए के लिए कौन सी कंट्री बढ़िया है, वहाँ पे उसके बाद एमबीए करने के बाद क्या स्कोप रहेगा, सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद तुम कंट्री सेलेक्ट करते हो। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, स्पेसिफिक करके बताऊँ तो डेटा साइंस बैकग्राउंड से, तो मेरा मकसद था कि मास्टर्स करनी है डेटा साइंस में ही। तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे मास्टर्स इन डेटा साइंस है। तो यूके में भी है, कनाडा में भी है, यूएस में भी है और इवन यूएई में भी है। सो अब सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि कंट्री कैसे शॉर्टलिस्ट की जाए, किस बेसिस पे करी जाए। तो दो चीज़ें थी। एक तो था कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं, ठीक है, जो कि क्योंकि आप अगर अब्रॉड जा रहे हो, आप एक्सपेंस ज़्यादा लगा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई बहुत ओल्ड या फिर बहुत नीचे लेवल की तो यूनिवर्सिटी में आप जाओगे नहीं, है ना। आप ऑब्वियसली चाहोगे कि एक हाई टियर की यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने चूज किया कि भाई यूके जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक तो लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लाइफ स्टाइल। हाँ। और चूंकि वहाँ पे यूके में स्पेसिफिक तो इंग्लैंड की बात करें अगर, तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और बैंकिंग अकाउंटेंसी में डेटा साइंटिस्ट की काफी जरूरत पड़ती है। नॉट इवन डेटा साइंटिस्ट, अगर उनसे थोड़ा नीचे की बात करें तो डेटा एनालिस्ट की भी काफी जॉब्स हैं वहाँ पे अवेलेबल। तो यूके का ना मेरा ऐसे डिसाइड हुआ क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग का काफी प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यूके फाइनल किया, ठीक है। तो मैंने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया डेटा साइंस, दूसरा मैंने कंट्री डिसाइड कर ली यूके, ठीक है। तीसरी चीज आती है क्या, उस यूके से जा रहे हो आप, यूके में तेरी यूनिवर्सिटी कौन सी, ठीक है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कौन सी। अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाओ, ठीक है। आप ऑब्वियसली 4 साल आपने ग्रेजुएशन करी है, जैसे मैंने करी 4 साल बीटेक करी है, तो आपको ध्यान में आता है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज का नाम सबके मुंह पे रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। तो मैंने ऐसे शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया, कई नाम आ गए। जैसे लंदन में अपना है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो वहाँ से लंदन से अराउंड 3.5-4 आवर्स के ट्रेन डिस्टेंस पे है एक्सेटर, ठीक है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, ठीक है। तो ये दो मैंने एकदम फाइनल शॉर्टलिस्ट करके रखा कि भाई ये दोनों मेरी फाइनल शॉर्टलिस्ट रहेगी, इन दोनों से कहीं भी हो जाए तो मैं चला जाऊँगा यूके, ठीक है। अब बात आती है कि तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब जाना है, ठीक है। तो 2 इंटेक होते हैं बाहर पढ़ाई करने के। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ यूके की तो एक होता है सितंबर इंटेक, एक होता है जनवरी इंटेक। मेन इंटेक होता है सितंबर इंटेक,
क्योंकि उसमें कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। ठीक है, और उसमें स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स में होता है कि आपकी ट्यूशन फीस में से कुछ कम जाता है स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही तो। ठीक है, अब चूंकि मेरे साथ ये हुआ कि मैं आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने तुरंत जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और मेरे को उतना आइडिया था नहीं कि भाई बाहर जाते कैसे हैं, तो फिर मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। जैसे कोविड आ गया था तो हम लोग का जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम्स हुआ वो हुआ जुलाई एंड में, और उसके बाद बहुत मुश्किल था कि सितंबर में मैं चले जाऊँ। कोविड की वजह से तो 2 साल हर इंसान के लाइफ से पीछे हो ही गए हैं। हाँ वो भी है, और उस टाइम पे थोड़ा पीक भी चल रहा था कि 2020 में हम सब जानते हैं कि भाई इंडिया में कितना कोविड फैल गया था। लॉकडाउन लग गया था, फ्लाइट्स बंद थी, तो फिर बाहर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता इस बार उस टाइम। इवन यूके ने तो रेड लिस्ट कर दिया था इंडिया को, तो वो चांस ही नहीं था कि सितंबर में हम जाएं। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्या जनवरी इंटेक में डेटा साइंस मास्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि पंगा वही आता है कि भाई कोर्सेज बड़े कम आते हैं, जनवरी इंटेक लिए हर कोर्स अवेलेबल नहीं आता। तो मैंने ढूंढा तो मैंने पाया कि ठीक है भाई, एमएससी इन बिग डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग सिस्टम्स, ये मेरे कोर्स का नाम है, ये अवेलेबल है जनवरी इंटेक के लिए। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी हैं, जैसे हे रवि, अगर वीडियो देख रहा है तो लाइक जरूर मारियो। तो भाई एमएससी इन फाइनेंस कर रहा है लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके से। और बाकी जो मेरा दूसरा दोस्त है यश, उसकी आपने वीडियो देखी होगी, लिंक आ रहा होगा, तो वो कर रहा है क्वीन मैरी से एमएससी इन मार्केटिंग। तो दोनों भाई एमएससी कर रहे हैं। तो मैंने तो पार्ट टाइम अर्निंग वैसे भी कंपलसरी होती है, कॉलेजेस में होता है कि आप करो। बिल्कुल, जैसे मैं अगर क्वीन मैरी की बात करूँ तो क्वीन मैरी में एक उनका अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार है जो कि 80% स्टूडेंट्स उसको हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वहाँ का जो स्टाफ है बेसिकली अगर मैनेजरियल पोस्ट को हटा दे, क्योंकि वो तो आपको जो वहाँ के फुल टाइम एम्प्लॉयज होंगे उनको ही रखे जाएंगे, बिल्कुल, बट जो वहाँ पे 80% जो स्टाफ है उनका उस बार का वो स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं क्वीन मैरी की। तो ये सबसे अच्छी बात होती है आप बाहर अगर अब्रॉड पढ़ने जाते हो, क्योंकि अगर वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इंडिया से ज़्यादा कॉस्टलियर है। ठीक है, हर मामले में इंडिया से कॉस्टलियर है। बिल्कुल भाई। और आप जाओ अपने पेरेंट्स के वो फाइनेंस पे, ठीक है, तो आप चाहते हो कुछ पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब कर पाओ। लोग प्रेफर करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिल पाती अगर, तो वो आउटसाइड की यूनिवर्सिटी कैंपस भी सर्च करते हैं। लॉट्स ऑफ वेबसाइट एंड ऐप्स आते हैं जिस पे जाके वो ढूंढ सकते हैं। और जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ, तो लंदन में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं अगर, तो इट्स लाइक तुम 9 to 10 पाउंड्स पर आवर कमा सकते हो। 9 to 10 पाउंड्स पर आवर, तो कोई बंदा करेगा तो बहुत सही है। हाँ, क्योंकि कितना मतलब कितने घंटे करेगा अगर कोई बंदा वैसे रफली आइडिया लेके चले? हाँ, जब क्योंकि हम स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं ना, Right. तो स्टूडेंट वीजा पे आपको 20 आवर्स पर वीक पे पार्ट टाइम कर सकते हैं। 20 आवर पर वीक आप पार्ट टाइम कर सकते हो स्टूडेंट वीजा में। इसमें भी एक कैच है, जैसे कि वहाँ पे वेकेशन जब होती हैं, ठीक है, जैसे समर ब्रेक हो गया या फिर क्रिसमस ब्रेक हो गया, तो उसमें आप स्टूडेंट वीजा पर भी फुल टाइम काम कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक में, राइट। हाँ, जब आप वहाँ पर ब्रेक होता है तो आप वहाँ फुल टाइम काम कर सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सपोज करो आप मैं जैसे जनवरी में जा रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि डे 1 से मेरे को कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को अराउंड 1 महीना 2 महीना लग सकता है कोई पार्ट टाइम जॉब लेने में। तो हो सकता है कि अगर मैं 2 महीने बाद अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कोई पार्ट टाइम, तो जैसे सपोज करो समर ब्रेक जब होता है उस टाइम में मैं फुल टाइम कर सकता हूँ, कहीं भी जाकर किसी वेयर हाउस में चला गया या फिर किसी इंडस्ट्रियल में चला गया, तो वहाँ पे पार्ट टाइम अगर मैंने जॉब करी तो वहाँ पे फुल टाइम भी काम कर सकता हूँ ऑन द स्टूडेंट वीजा भी। ठीक है, तो ये कैच है जो कि कई लोगों को नहीं पता होती है, उनको लगता है कि भाई पार्ट टाइम है, स्टूडेंट वीजा तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका वेकेशन चल रहा है तो यू कैन वर्क फुल टाइम ऑल्सो। तो वही ऐसे कि कई लोगों को नहीं पता होता कि भाई पार्ट टाइम कैसे करनी है, फुल टाइम कैसे करनी है, जब वो स्टडी कर रहे थे तभी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप जॉब कैसे कर सकते हो और आप कितने आवर का जॉब कर, मतलब वीक में कितने आवर जॉब करोगे? 20 आवर्स। 20 आवर्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। इसमें भी अगर आप लंदन में जा रहे हो तब तो आप 9 to 10 पाउंड्स काम कर सकते हो, पर आवर मिल सकता है आपको। ओके। बट यूके इतना बड़ा है, अगर आप लंदन से बाहर जाते हो किसी और स्टेट में, किसी और काउंटी में जाते हो, तो वहाँ पे कम जाता है, 6 to 7 पाउंड्स हो जाता है, जैसे लैनचेस्टर और ऐसी जगह। जैसे जैसे आप, क्योंकि लंदन काफी वो है ना, सेंट्रलाइज्ड सिटी है, ठीक है, काफी मॉडर्नाइज्ड सिटी भी है, तो वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है,
आपको जॉब्स अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड के अदर स्टेट से। बिल्कुल वो तो है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे पे ऑफ भी ज़्यादा मिलता है, ऑन पार्ट टाइम में भी, फुल टाइम में भी मिलेगा आपको। और उस हिसाब से वहाँ की एक्सपेंडिचर और वे ऑफ लाइफ में आपके खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप अच्छे सिटी में रह लो तो ऑब्वियसली हर चीज़ें महंगी होंगी वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कमा ज़्यादा रहे हो तो खर्चा भी आपका ज़्यादा है। बट यही है कि आप ये जैसे इंडियन अमाउंट में अगर मैं कहूँ रुपीज़ में बात की जाए अगर, तो यहाँ पे ऐसे आपको 25-30 लाख पर एनम कमाने में इट्स अराउंड 2-3 साल 4 साल भी लग जाते हैं आराम से। ठीक है, आराम से। वहाँ पे क्या है, चूंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लेबर वेजेस है ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप बहुत ही लो लेवल की अगर बात की जाए, अगर आफ्टर द कोर्स अगर बहुत लो लेवल की बात की जाए तो आपको 25,000-30,000 पाउंड्स पर एनम मिल सकता है। अराउंड इट्स लाइक 100 से मल्टीप्लाई 25 लाख 30 लाख रुपीस इन इंडिया। अब वो आपको सुनने में काफी वो लगता है यार, पहला पैकेज 30 लाख रुपए का लगे बंदा खुश हो जाएगा, बट उसे ये नहीं पता कि यार वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉर्मल बेसिक एक्सपेंडिचर्स कह रहा हूँ मैं, ग्रोसरी हो गई और डे टू डे के वर्क्स हो गए, और क्या क्या होता है, और आप कभी घूमने जा रहे हो तो फिर घूमने जा रहे हो, खाना पीना हो गया, तो उतने में ही आपके ये 30 lakhs यूं, बिकॉज इट्स 30,000 pounds ओनली। ये मैं ओनली लोवेस्ट बता रहा हूँ, लोवेस्ट बता रहे हैं, इससे ऊपर तो काफी जा सकते हो। कैलिबर पे डिपेंड करता है कितने आप आगे जा सकते हो। देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ नॉलेज और पर्सनैलिटी ये दो चीज हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों, सही है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यही दो चीजें आपके लाइफ में बड़ी काम आती हैं। जब भी आप आगे बढ़ते हो तो कैसे कैसे जीते हो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा टैक्स भर लो तो वही आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंडिया में तो वैसे भी देखा जाता है कि टैक्स चोरी बहुत होती है बाहर इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट लॉज है, आपको नियम कानून। और एक ही जहाँ हम जैसे कहीं भी किसी नई कंट्री में जाते हैं अब्रॉड स्टडीज के लिए, अच्छी कंट्री में, तो वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें वो स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी पड़ती है जो इंडिया में हम फॉलो नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। तो उससे एक हमारी लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन आता है, और एक डिसिप्लिन आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर जाने के बाद कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का तो इंसान का पता ही नहीं है। बट ये मैं लिख के दे सकता हूँ भाई लोग और दोस्त लोग कि आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, बदल जाएगी, इम्प्रूव होगी, मतलब एक स्टेप आप फॉरवर्ड ही आओगे, बैकवर्ड नहीं आओगे। अब यार मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मैं जाना चाहता हूँ तो इस साइड कनाडा पंजाबियों की कंट्री, मतलब सारे पंजाबी भाई वही हैं, तो कनाडा एक तरफ, दूसरी तरफ मैं देखूं कि मेरा एक दोस्त है यूएसए में बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है, और तो सोचता हूँ यार वहाँ चला जाऊँ, और यूएसए तो नंबर 1 में आती है वहाँ का लाइफस्टाइल, और काफी मतलब कहीं सुनते हैं तो यूएसए तो रैंक 1 ही है कि नहीं यार? हाँ, एक टाइम हुआ था जब सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया से यूएस जाते थे ऑलमोस्ट यार, बट अब तो वहाँ जाने में रिस्ट्रिक्शंस काफी है, स्टूडेंट वीजा भी इतना इजीली नहीं मिलता यूएसए के लिए। इसके लिए अलग टॉपिक बना दूंगा यूएसए के लिए, क्योंकि हम कल डिस्कस कर रहे थे इसी बात में। इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि जैसे यूएसए ने एक स्टैट आया था अभी पिछले 1 महीने आया था, तो लास्ट ईयर से इस ईयर 19% का डाउनफॉल आया है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर आकर पढ़ाई करते हैं यूएस में, पहले जो जितने जाते थे उससे 19% अब कम हो गया है। 19% बहुत बड़ा हाँ, परसेंटेज, और सबसे बड़ा रीजन है उसका स्टूडेंट वीजा मिलना, क्योंकि यूएसए बेसिकली स्टूडेंट वीजा वो बच्चे जाते हैं जो कि पहली बार अब्रॉड जा रहे हैं, और यूएसए का वीजा मिलना तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत मुश्किल है ना। और पहले स्टैंप आपके पासपोर्ट पे अगर यूएसए का लगना है तो आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात सही है, और नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, बल्कि आपका एजुकेशनल भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो काफ़ी कुछ मांगते हैं एज अ प्रूफ कि भाई आप इंडिया वापस आओगे ना, है ना। क्योंकि इसलिए यूएसए में जाना अब लोग थोड़ा कम प्रेफर करें। अब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो थर्ड कंट्री है जिसमें भाई जा रहा है यूके, तो
पहले मतलब मेन डिफरेंस अगर कोई भी सोचता है तो ये 3 कंट्री को सबसे ऊपर रखता है, यूएस, यूके, कनाडा। और फिर आगे अगर हम प्लान करते हैं तो लोग अगर इंडिया से जाते हैं तो अपने लाइफस्टाइल बनाने के चक्कर में दुबई, यूएई कंट्री काफ़ी सोचते हैं, क्योंकि दुबई में आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक तो वो फैमिलियर सी कंट्री है, क्योंकि सब हिंदी में भी बात करते हैं, तो दुबई भी लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर 4 कंट्री मेरे सामने ऑप्शन है, ये 4 कंट्री, तो मैं कहाँ जाऊँ? कंफ्यूज हूँ, बता भाई कैसे सोचूं? भाई वही चीज है, मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप बताया ना कि पहले क्या चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना कोर्स डिसाइड करो, ठीक है? अगर आप कोर्स किस एमएससी इन मार्केटिंग मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, एमएससी इन मार्केटिंग डिसाइड कर लिया आपने। फिर अब अगर चूज करो वो यूनिवर्सिटी कौन सी बढ़िया है आपके लिए, ठीक है? यूनिवर्सिटी हाई रैंक की चाहिए, ऑब्वियसली सबको चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है? तो आप देखो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी इन मार्केटिंग मिल रहा है। सपोज लो यूएसए में जो मिल रहा है उसकी रैंकिंग सपोज 50 है, जो यूके में मिल रहा है उसका सपोज 80 है, कनाडा में जो मिल रहा है उसका सपोज 100 है, ठीक है? तो आपने एक पैरामीटर बना दिया कि यूएसए नंबर 1, फिर यूके नंबर 2, फिर कनाडा नंबर 3, ठीक है? अब आप डिसाइड करो कि अगर यूएसए नंबर 1 है तो क्या आप वहाँ जाना प्रेफर करोगे? क्योंकि कई चीज़ें आती है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे, यूके और कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा आसान है, ठीक है? तो इसलिए प्रेफर करिए कि यूके चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी उस केस से मैं गुजरा हूँ कि भाई कौन सी कंट्रीज जाना चाहिए। तो यूके इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर मी, नॉट जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा मिलना आसान है, बल्कि अगर आप वहाँ पे आफ्टर स्टडीज़ का जो बात करूँ मैं, तो वहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, इट्स लाइक फैमिलियर विद इंडिया। तो भाई लंदन का कल्चर देखा जाए तो स्पेसिफिकली लंदन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लंदन जा रहा हूँ, तो वो इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली ब्रिटिश स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं हम। तो वहाँ भी जब जाएंगे आप तो इट्स लाइक द सेम, ठीक है? एग्जैक्टली सेम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे 67% आपका असेसमेंट बेस्ड होता है और 33% आपका प्रोजेक्ट होता है, ओके, ठीक है? तो इंडिया का तो ये है कि 100% आपको एग्जाम ही देना है। एक्चुअली मुझे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। देखो भाई, आप कमेंट करोगे और ऑब्जेक्शन उठाओगे, बट मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ना स्पून फीडिंग होती है। टीचर्स आते हैं क्लास में, मैं स्कूल की बात बताऊँ, हमें ऐसी आदत डाल दी जाती है, लेक्चर्स देते हैं, मतलब वही बोर्ड में लिखवाते हैं स्कूल में तो, और आजकल वही बोर्ड से पढ़ाते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं, पेन कॉपी वाला सिस्टम रहता है। होमवर्क नहीं किया तो हम लोग भी स्किप करने के चक्कर में दूसरे का होमवर्क कॉपी कर लेते हैं, बट बाहर ऐसा कल्चर ही नहीं है। और एजुकेशन के लिए अभी मेरी कल बात हुई थी, यश मेरे दोस्त थे, मेरे भाई से, तो उससे बात हुई थी, तो वो बता रहा था कि मतलब एजुकेशन सिस्टम वहाँ का कैसा है और यहाँ का कैसा है, उसको क्या डिफरेंस फील हुआ। तो एक यही था कि यार स्पून फीडिंग नहीं होती वहाँ पर, बता दिया जाता है कि ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक का मतलब ये होता है, बस तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है, बुक्स के रेफरेंस दे दिए जाते हैं, तुम खुद स्टडी करो। और एग्जाम का जो रहता है वो सिस्टम काफी अलग रहता है। देखो जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है कि आपको एंड टर्म में एग्जाम देना पड़ता है, तो चूंकि हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो आपको एग्जाम वहाँ भी देना पड़ेगा, बट इट्स नॉट वेरी सिमिलर टू इंडिया। वहाँ पे आपको 33% जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, वो आपको 3 से 4 महीने का प्रोजेक्ट मंथ मिलता है, जहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट खुद से बनाना होता है। आपका ग्रुप बन जाता है और ग्रुप प्रोजेक्ट भी होता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी होता है, राइट? ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट के एक रिटन एग्जाम जरूरी है देना, वहाँ पर भी आपको एग्जाम देना होता है, बट एमएससी प्रोजेक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा 33% वेटेज होता है उसका आपका होल मार्किंग सिस्टम में। वहाँ एग्जाम का सिस्टम ये नहीं होता कि आपका अगर एग्जाम है तो आपको 2 या 3 घंटे दिए जाएंगे, वहाँ जाओ, आपके दिमाग में प्रेशर होगा, एग्जाम देना है, क्वेश्चन आएगा और कोई इन्विजिलेटर घूम रहा होगा और आपको चेक कर रहा होगा, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता। वहाँ आपको बस ये बता दिया जाता है आपका ये एग्जाम है, इस तारीख को है, इस तारीख को आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ, 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको पूरे 24 घंटे मिलते हैं उस एग्जाम कॉपी को वापस सबमिट करने के लिए, और आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। तो इसमें आपकी नॉलेज काम आती है, आपने क्या सीखा है। ऐसे नहीं, मतलब जैसे कॉलेज और स्कूल में तो ये भी कह देते हैं कि बुक की लैंग्वेज लिखो, बुक की डेफिनेशन लिखो, बट यार वहाँ ये रूल नहीं है कि यार ये डेफिनेशन है तो ये डेफिनेशन ही लिखो। वहाँ का ये स्टाइल है
कि आपने कितना सीखा है। इंडिया में हम ये डेफिनेशन रट्टा मारना, कॉपी करना और ये चीटिंग वाला सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम समझ के नहीं पढ़ते। मोस्टली स्टूडेंट समझ के नहीं पढ़ते, उन्हें ये डर रहता है कि हमें मार्क्स लाने हैं, वो मार्क्स के पीछे भागते हैं। तो जो मार्क्स के पीछे भागेगा उसके पीछे सक्सेस भागे, ऐसा नहीं होता। पर बाहर जो चीज़ हम कर रहे होते हैं ना, उसकी नॉलेज लेते हैं, उसको खुद पढ़ते हैं। जो सेल्फ स्टडी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ होती है। तो जैसे ये तो बात हुई वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, तो हम बात करते हैं कि भाई एंट्री मिलती कैसे है। हाँ, जैसे अगर आपको जाना है तो कैसे जा सकते हो भाई। अभी बात कर ली कि हाँ, ये डिसाइड कर लिया कि कोर्स डिसाइड हो गया, कॉलेज डिसाइड हो गया और कंट्री डिसाइड हो गई, भाई एंट्री कैसे करनी है पता होना चाहिए ना। बताओ सर। तो भाई एंट्री के कई जरिए होते हैं, हर कॉलेज की अपना एंट्री क्राइटेरिया होता है। मैं अगर अपने कॉलेज क्वींस मेरी की बात करूं, जो कि कई कॉलेजेस यूके में यही सिस्टम फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात है कि आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना होता है, क्योंकि हमारी इंडियन जो अपना मदर टंग है वो हिंदी है, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, ठीक है। तो हमको उनको एक प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई हम इंग्लिश में एलिजिबल हैं बात करने में, लिखने में, समझने में। जैसे आईएलटीएस में 3-4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है, लिसनिंग होता है। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं आईएलटीएस में। हर एक के बैंड होते हैं, 9 बैंड का स्केल होता है, 9 टॉप होता है, ठीक है, 9, 8.5, 8, 7, 7.5, ठीक है। तो आप जब आईएलटीएस की तैयारी करोगे तो आप गेट टू नो होगे कि भाई हर पॉइंट मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो क्वीन मेरी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था कि ओवरऑल आपका चारों मॉड्यूल में मिला करके 6.5 बैंड होना चाहिए, और एक हर मॉड्यूल का जो सेपरेट मार्किंग सिस्टम जो होता है ना, तो हर एक मॉड्यूल में 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। 6.5 ओवरऑल, और किसी में भी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राइटिंग सेक्शन में स्पेसिफिक था कि 6 होना चाहिए, ओके। और मैंने अपना आईएलटीएस एग्जाम दिया था अक्टूबर में, ऑलराइट। 2 टाइप का आईएलटीएस एग्जाम होते हैं, आप पेन पेपर आईएलटीएस दे सकते हो या कंप्यूटर बेस दे सकते हो। पेन पेपर में होता है कि आपको 12 से 15 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में, जबकि कंप्यूटर बेस का फायदा होता है कि आपको 3 to 5 वर्किंग डेज में रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, ठीक है। और इसमें चूंकि मेरे को जल्दी थी, जनवरी इनटेक में जाना था, इसलिए मैंने कंप्यूटर बेस्ड दिया। तो मेरा स्कोर आया 7, ओवरऑल बैंड मेरा था 7, जिसमें राइटिंग में मैंने 6 क्वालिफाई किया, और बाकी सभी सेक्शंस में भी मेरा 5.5 से बहुत ज़्यादा था। जैसे मेरा रीडिंग में 8 था, और स्पीकिंग में 6.5 था, और लिसनिंग में 7.5 था। तो ओवरऑल मेरा 7th बैंड बना, जो कि क्वीन मैरिज के एलिजिबिलिटी को पार करता है, क्योंकि मेरा ओवरऑल 6.5 था, उनका मेरा 7 था। तो ये तो हो गया आईएलटीएस का, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज जीआरई भी मांगती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक तो यूएसए की जो होती है, यूएसए और जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी होती है वो जीआरई भी मांगती है। तो जीआरई की आपको भी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसमें भी 3-4 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। उसमें आपको 330-340 मार्क्स का उनका मॉड्यूल होता है ओवरऑल। तो उसमें अगर आपको 300 प्लस आ गए हैं तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। 300 से कम में आपको हायर रैंक यूनिवर्सिटीज मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अगर जीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जीआरई लिखा है, तो आप ऐसी तैयारी करें कि 300 प्लस आप अपना टारगेट लेके चलें, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जीआरई नहीं है तो आप देखिए और क्या क्या है। जीमैट हो सकता है, और भी कई सारे होते हैं, आई डोंट रिकॉग्नाइज कि भाई कौन से हैं, मेरे को याद नहीं आ रहे। तो यही सब होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट यही होता है बस। उसके बाद मेन बात आती है आपको कि एंट्री मिलना, ठीक है। आपने आईएलटीएस का स्कोर पार कर लिया, फिर आते हैं एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होता है यूनिवर्सिटी को कि भाई हम इस कोर्स में एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की हर सेमेस्टर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अगर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री, अगर डिग्री आ गई है तो डिग्री, ठीक है। ये सब मांगते हैं। आपका आईएलटीएस का स्कोर हो गया, ठीक है। जीआरई तो जीआरई का स्कोर हो गया। ऐसे करके आपने एप्लीकेशन कर दिया। वो अराउंड 20 to 25 डेज लगाते हैं आपको एक रिजल्ट सुनाने में। सबसे पहले वो आपको देंगे कंडीशनल लेटर। अगर आप उनकी कोई कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको एक कंडीशनल लेटर देते हैं कि मतलब आपको हम जगह एडमिशन तो दे सकते हैं, बट ये कंडीशन आप इसको फुलफिल करो। जैसे मेरे केस में था कि जब मैंने एप्लीकेशन फाइल किया था तब मेरा आईएलटीएस का स्कोर नहीं आया था। तो मेरे को सबसे पहले कंडीशनल लेटर आया कि भाई आप अपना आईएलटीएस का स्कोर दो।
तो मेरा आईएलटीएस का स्कोर कंडीशनल लेटर मिलने के 3-4 दिन बाद आया। तो मैंने फिर उस आईएलटीएस के स्कोर को भेजा यूनिवर्सिटी को, ठीक है भाई, ऑनलाइन पोर्टल में कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस है या फिर उनकी कंडीशन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती तो आपको कंडीशन लेटर देते हैं कि आप उसको फुलफिल करो पहले। फिर जैसे मैंने दे दिया उसको, तो विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज में मेरे को एक अनकंडीशनल लेटर आया, जो कि गारंटी होती है कि भाई अब आपको एडमिशन मिल गया है। गारंटी होती है आपको एडमिशन मिल गया है, खुश हो जाओ यारो। अनकंडीशनल मिल रहा है, ये फायदा है। उसके बाद आपको एक डिपॉजिट लेटर आता है जिसमें कि आपको डिपॉजिट मनी जमा करनी पड़ती है, जो कि अराउंड, जैसे मेरा कोर्स था 25,900 पाउंड्स का था, तो मेरे को 2,000 पाउंड मेरा डिपॉजिट मनी था, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 2 लाख रुपीज है। तो आपको उतना डिपॉजिट जमा करना था आपको सीट लॉक करने के लिए। आपने एक बार वो डिपॉजिट जमा कर दिया तो बस आप अपनी वीजा की तैयारी करो, उसके बाद आपको टेंशन की बात नहीं है। और अगर मैं यूपी की बात करूँ तो आपको एक टीबी टेस्ट भी कराना पड़ता है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको टीबी तो नहीं है, तो फिर आपको एक टीबी टेस्ट कराना पड़ता है। तो उसकी भी रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है, लेकिन आपको वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी है, आपको यूके एम्बेसी को भेजनी होती है। तो वो आप अपना वीज़ा के टाइम पे भी 1-2 हफ्ते पहले, जैसे आपका वीज़ा अगर दिसंबर में लगवाना है तो आप नवंबर में टीबी टेस्ट करवा ले अपना, ठीक है। तो टीबी टेस्ट में कुछ स्पेसिफिक सेंटर होते हैं जो कि यूके गवर्नमेंट अप्रूव करती है, आप खाली वहाँ जाके टीबी टेस्ट करवा सकते हैं। ओके। तो टीबी टेस्ट रिपोर्ट आ गई, आप फिर वीज़ा फाइल कर दो। वीज़ा आने में आपको अगर स्टैंडर्ड वीज़ा करवाते हो तो इट्स लाइक 15 से 20 वर्किंग डेज लगते हैं। 15 से 20। और प्रायोरिटी वीज़ा करवाते हो तो 5 से 7 दिन में आ जाता है आपका। थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज कोविड की सिचुएशन से बहुत कुछ स्लो डाउन हो चुका है, हाँ। बट अभी थोड़ा डिले हो सकता है, बट मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आएगी भाई होगा लंदन और सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद तो वही है, उम्मीद में दुनिया कायम है वही। तो भाई ऐसे आपको एंट्री मिल जाएगी, अपनी फ्लाइट टिकट को जाओ, फिर पढ़ाई करो पहले, हैं, फिर इस पर ऐश करना। पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ और फिर उसके बाद भाई करियर बन गया तो सब कुछ सेट है। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई से पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, आईडी मेंशन कर दूंगा, भाई फ्री में हेल्प करेगा, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे नहीं भाई को डिस्टर्ब करने लग जाओगे ये वो। फिर जैसे आपको वीजा मिल गया तो एकोमोडेशन भी आपको सबसे मेन होता है कि आप भाई रहोगे कहाँ पे। तो 2 टाइप के होते हैं एकोमोडेशन, एक होता है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन, एक होता है प्राइवेट एकोमोडेशन। प्राइवेट बेसिकली सस्ता होता है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन से, बट मैंने यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन चूज किया क्योंकि भाई वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। प्राइवेट पे क्या होता है कि लैंडलॉर्ड कैसा है, आप कभी उससे मिले नहीं हो, ठीक है, आपका रिलेशन कैसा बनेगा उसके साथ, वहाँ जाके आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है। हाँ वो भी है, क्यों मेन बात होती है रिलेशन की, भाई कहीं ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड वाला चिड़चिड़ा हो, आपके नेचर का ना हो, है ना। इसलिए यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में क्या होता है कि खाली स्टूडेंट्स ही होते हैं उस पूरे बिल्डिंग में, ठीक है, दोस्त यार बन जाते हैं। तो उसके बाद अगर आपके दोस्त यार बन गए तो बाद में आप कर सब सकते हो, अपना 1 साल बाद तो आपको अपना चेंज करना ही पड़ेगा अकोमोडेशन। हाँ। अगर आप आगे जॉब वॉब करते हो 2 साल का वीजा एक्सटेंड होता है जॉब के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे आपकी जॉब लगी है तो वो कंपनी आपको कितने साल का वीजा दिलवा सकती है। बेसिकली 2 साल का मिल जाता है, बेसिकली 2 साल का मिल जाता है यूके में। उसको हम PSW कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ठीक है। तो वो भी मिल जाता है, आपकी कंपनी को बस अप्लाई करना पड़ता है, आपकी कंपनी थ्रू वो आपको PSW दे देते हैं। 2 साल का होता है। चलो बेस्ट ऑफ लक ऋतिक भाई, और आपको भी जल्दी आप भी लंदन पहुंचे। बिल्कुल भाई, अगर वैसे नहीं आया तो मिलने तो जरूर आऊंगा, वादा है मेरा। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लोग भी बोर ना हो रहे हो। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे बाकी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इधर उधर जा रहे हैं, तो सबको बिठा के ऐसी वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे लिए एक मेमोरी बनती है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको काम आएगी। और बस एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, बस कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बताना वीडियो यूजफुल लगी या नहीं। चैनल सब्सक्राइब करवाना यार, चैनल जो लाल बटन दिख रहा है ना तो जरूर दबाना, घंटा दबा दो, घंटा ऑल पे दबाना। हाँ चलो बाय बाय। देखते हैं अगली कौन सी है, ऐसा अपनी बड़ी तगड़ी शॉट चाहिए इसके लिए जो कि वो नहीं है। चलो बॉल नंबर 4, शॉट एंड इट इज स्पॉटेड।